Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure BCA थर्ड सेम का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले के वीडियोस जो कि इनहेरिटेंस पे थे, जिसमें हमने सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हाइब्रिड और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस डिस्कस किया, वो देख ली है। होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं है, होप आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, यानी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। दैट मीन्स जब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हो, इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। तो अगर हम C++ के टर्म्स में समझें तो एक फंक्शन, एक ऑपरेटर जो एक से ज्यादा बिहेवियर्स जनरेट कर सके, हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मीन्स मैनी फॉर्म्स allowing the same function, operator or object to behave differently based on the context। मतलब सिंपल है कि अगर हम कहें कि हम एक ऑपरेंड पास कर रहे हैं, एक ऑपरेटर पास कर रहे हैं तो भी एडिशन होगा, दो ऑपरेटर पास कर रहे हैं तो भी एडिशन होगा, तीन ऑपरेटर पास कर रहे हैं तो भी एडिशन होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेते हैं। जस्ट कंसीडर व्हेन यू आर एट योर होम। जब आप अपने घर पे हो तो आप अपने पेरेंट्स के लिए आइदर एक सन और एक डॉटर का रोल प्ले कर रहे हो। श्योर, आप अपने भाई के लिए आइदर एज अ ब्रदर और सिस्टर का रोल प्ले कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में पर्सन तो आप ही हो। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स समवेयर यूजिंग सम गवर्नमेंट बस और समथिंग, अब आप पैसेंजर हो। व्हेन यू रीच टू कॉलेज एंड व्हेन यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स, यू आर स्टूडेंट, राइट। एट द सेम टाइम जब आप अपने क्लासमेट्स में, अपने आजू बाजू के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, यू आर देयर फ्रेंड। तो एक पर्सन इतने सारे रोल्स प्ले कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म भी ऐसा ही कुछ कहता है, यानी फंक्शन के नेम्स सेम रहेंगे बट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा या मेजरली चेंज होगा, बट एग्जैक्ट डाइवर्स नहीं होगा। इन सिंपल टर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द सेम इंटरफेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट अंडरलाइंग फॉर्म्स, यानी एक ही इंटरफेस एक से ज्यादा फॉर्म्स को प्रेजेंट कर सकता है डेटा टाइप्स और क्लासेस के फॉर्म में। अगर हम बालागुरु स्वामी को फॉलो करें इस एक बुक को रीड करते हुए, तो इट सेज पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है एक ऑब्जेक्ट को कि वो एक से ज्यादा फॉर्म्स प्ले कर सके, एक से ज्यादा रोल्स प्ले कर सके, राइट। होप सो आपको ये क्लियर हुआ है। It allows one interface to be used as for a general class of action. The specific action is determined by the exact nature of the situation. Current situation क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। काफी बार हम इसी को स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। अब इसे समझो ऐसा कि द डिसीजन अबाउट विच फंक्शन और ऑपरेटर टू इन्वोक इज मेड एट द कंपाइल टाइम, यानी जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उसी वक्त ये डिसाइड हो चुका रहता है कि कौन से फंक्शन को या कौन से ऑपरेटर को इन्वोक किया जाना है। ये करने के लिए हमारे पास दो आइडियाज हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। जिसका मतलब होता है कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कौन सा फंक्शन इन्वोक करना है, कौन सा फंक्शन कॉल होना है, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। इसलिए ज्यादातर केसेस में इनहेरिटेंस यूज करते वक्त वर्चुअल फंक्शन यूज किया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म को हैंडल करने के लिए। तो कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है? दो, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। जब आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे होगे तो आप पढ़ोगे वर्चुअल फंक्शंस के बारे में, और जब आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। बेनिफिट्स कॉमन है, जैसे हम अभी तक इनहेरिटेंस में देखते आए हैं, कोड रियूजेबिलिटी प्रमोट करता है, मेक प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल,
कोड मेंटेनेंस सिंप्लीफाई कर देता है और रीडेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी को बढ़ाता है। लिमिटेशन क्या है? रन टाइम ओवरहेड बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन करना दैट इज इंक्रीज हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी, चीजें समझना डिफिकल्ट होती है, लिमिटेड कंपाइल टाइम चेकिंग है, राइट, डिपेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस है, हम इनहेरिटेंस में डिपेंडेंट हो जाते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा और डिटेल में समझें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर पे होते हो, आपके डैड कोई टास्क या आपकी मॉम कोई टास्क उनके सामने आता है, तो वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला काम आप कर सकते हो या आपका कजिन, ब्रदर और सिस्टर कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटीज, राइट। एग्जीक्यूशन से पहले टास्क को देख के उसके अकॉर्डिंग पर्सन को प्री प्लान कर लेना। इसकी बात कर रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। अगर अभी बीसीए का रिजल्ट जानना है आपके पेरेंट्स को, तो दे एक्चुअली नो कि बीसीए आप पढ़ रहे हो, तो वो आपसे ही आपका रिजल्ट पूछेंगे। क्लियर हो रहा है? तो कंपाइल टाइम पे व्हेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज बीइंग कंपाइल्ड, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हो, उसी टाइम पे ये डिसाइड हो जाना कि इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन कॉल पे कौन से फंक्शन को मुझे कॉल करना है, दैट इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म refers to the process where the function call is resolved at the time of compilation. It is also known as static binding और early binding. अब ये स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग क्यों कहते हैं या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया हो। क्योंकि जो फंक्शन का कॉल है, कौन सा फंक्शन कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट कराना है, ये एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही डिसाइड हो चुका रहता है। कंपाइलर डिसाइड्स व्हिच फंक्शन टू कॉल बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास्ड। किस टाइप का आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है, कितने नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हैं, इसके बेस पे ये डिसीजन लेना कंपाइल टाइम का काम होता है। तो कंपाइलर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है। इस कॉन्सेप्ट और इस आइडिया को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आज हम सीखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, बट ओवरव्यू हम अभी दोनों का ले रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, मल्टीपल फंक्शन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब फंक्शन के नाम देखो, हम पहले से क्लियर कर लेते हैं। वन नेम मैनी फॉर्म्स। ऐड नाम का एक फंक्शन है और उसमें 2 बार इंटीजर लिखा, फिर आपने नीचे एक और ऐड नाम का फंक्शन लिखा, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए इंटीजर वाले, तीसरा ऐड नाम का फंक्शन लिखा, उसमें 4 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब तीनों ही केसेस में फंक्शन का नाम तो ऐड ही है। क्लियर हुआ? बट फॉर्म्स कितने हैं? पहले में 2 आर्ग्यूमेंट आएगा तो कॉल होगा, दूसरे में 3, तो ये ही तो ओवरलोडिंग है, राइट? इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। द कंपाइलर डिफरेंशिएट। अब कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करता है? तो बोलता है मैं मैच करूंगा आर्ग्यूमेंट लिस्ट को, पहले में 2, तो अगर आपने 2 पैरामीटर्स पास किए तो वो वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट? तो दिस मेथड ऑफ डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स or type of arguments which function is to be called is known as compile time polymorphism। और इसमें भी अगर हम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से कर रहे हैं तो हम इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इतना आसान है फ्रेंड्स, राइट? अभी यहाँ पे सिंटैक्स सर्च मत करो, सिंटैक्स सिंपल है कि आपको फंक्शन के नाम मल्टीपल टाइम्स लिखने हैं और उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफर कर देने हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हालांकि अभी हम जस्ट इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, इसे हम बाद में दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। रीडिफाइनिंग एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, पहले से कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है उसको रीडिफाइन करना। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब प्लस को पता है कि मुझे 2 इंटीजर्स को ऐड करना है, पर प्लस की मदद से 2 स्ट्रिंग को कॉन्केट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मशीन को इसकी इंस्ट्रक्शन नहीं है। या मैं बोलूं प्लस की मदद से 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करना, तो ये भी मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। तो जब कभी मैं किसी ऑपरेटर को एडिशनल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता हूं, उसके बिहेवियर में स्लाइट चेंज लाने की कोशिश करता हूं इन अ नेचुरल वे, दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। की फीचर्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, फंक्शन इज रिजॉल्व एट द, दैट इज फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट द कंपाइल टाइम, अचीव्ड यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन बिकॉज रन टाइम डिसीजंस नहीं लेनी है। नो इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन, कोई भी इनहेरिटेंस या वर्चुअल फंक्शन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग, इसे हम स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं।
अब इसमें कहा गया इनहेरिटेंस नहीं होता। फ्रेंड्स, जब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो ध्यान से देखना, मैं ये भी समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों नहीं है, अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ करें तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। बेनिफिट्स क्या है? एग्जीक्यूशन स्पीड हाई हो जाती है, सिंपल एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन है, रिड्यूसेस कोड डुप्लीकेशन, इसकी वजह से कोड डुप्लीकेशन कम हो जाती है और रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिलती है, ये एक लिमिटेशन है। डिसीजन इज फिक्स ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, तो डायनेमिक चेंज भी पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझा तो अब हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन करते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए। तो हम चलते हैं टर्बो सी के पास, स्टार्ट करते हैं। फाइल में चलते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, यहां पे हेडर फाइल्स लेते हैं। नाउ इनसाइड दिस, अब हम फंक्शन ओवरलोडिंग सीख रहे हैं तो हम एक क्लास बनाते हैं f अंडरस्कोर o, दैट इज हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। देन कर्ली ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, डन। फ्रेंड्स, अब इसमें इनहेरिटेंस यूज क्यों नहीं करते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग करते कैसे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ पे पब्लिक ले लेते हैं, पहले इंटीजर a कॉमा b कॉमा c, ये 3 वेरिएबल्स पास कर दिए मैंने। एक एक्स स्पेसिफायर डिक्लेयर करते हैं पब्लिक, पहला एक फंक्शन बनाते हैं void add, इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं और यहां पे a इज इक्वल टू स्टेटिक वैल्यू दी 10, b इज इक्वल टू 20 एंड सी आउट एडिशन ऑफ a प्लस b और एडिशन ऑफ a कॉमा b, ऐसा लिख के इसको एक मैसेज में a प्लस बी की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज a प्लस बी लिख देते हैं, तो मुझे इसमें एडिशन देखने को मिल जाएगा। ये तो सभी को सिंपली समझ में आ गया होगा। अब जस्ट इमेजिन करो मैं ऐसा बोलूं कि यूजर पैरामीटर्स पास करेगा, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे void add और यहां पे इंटीजर a या x कॉमा इंटीजर b, दैट इज कोई एक दूसरा वेरिएबल y, एंड इनसाइड दिस, अब क्योंकि ये दोनों पैरामीटर यूजर से आने वाले हैं तो आप सिंपली लिख सकते हो a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई, देन सी आउट अगेन एडिशन, अब इसको सेपरेट करने के लिए आउटपुट में अलग समझ में आए इसलिए वैल्यूज करके एक वर्ड ऐड कर देते हैं ताकि हम दोनों ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकें। वैल्यूज एडिशन ऑफ a कॉमा बी और यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी। अब अगर ध्यान से देखो फ्रेंड, तो पहले वाले फंक्शन में आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की है और सेकेंड वाले फंक्शन में आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास की है। तो एट द सेम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसमें एक और आर्ग्यूमेंट ऐड कर दूं, दैट इज void add इंटीजर x कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर z, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y, c इज इक्वल टू z, एंड यहां पे अगर हम लिख दें सी आउट एडिशन ऑफ a b c, I can simply write down a plus b plus c। ओके, स्लैश एन यूज कर लेते हैं ताकि हर बार कर्सर न्यू लाइन में जाए। सी फ्रेंड्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फंक्शन ओवरलोडिंग नाम की क्लास में 3 फंक्शंस हैं जिनका नाम क्या है? ऐड। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो पहले वाले में एक भी पैरामीटर नहीं है, दूसरे वाले में 2 पैरामीटर है, तीसरे वाले में 3 पैरामीटर है।
तो फ्रेंड जब आप इन्हें कॉल करना चाहोगे तो void main में आप इसको यूज कैसे करोगे? यू विल सिंपली राइट डाउन void main curly bracket, inside this bracket you will create an object. किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे? फंक्शन ओवरलोडिंग क्लास का. तो इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट? सो आई कॉपी दिस. ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? तो मैं सिंपली यहां पे आने के बाद इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं ob1 नाम का, राइट? अब मुझे ये फंक्शंस कॉल करने, तो इफ आई राइट डाउन ob1 डॉट एड, क्योंकि यहीं पे सारा खेल है. ob1 डॉट एड एक ऐसा एडिशन फंक्शन है जो विदाउट पैरामीटर वाले को कॉल करेगा. अब ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मशीन को ये बहुत सिंपली कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगा. क्यों पता चल जाएगा? बिकॉज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हैं. व्हेन यू राइट डाउन ob1 डॉट एड 5,6, अब आप बताओ मुझे ये किसको कॉल करेगा? ये इस वाले दैट इज सेकेंड वाले को तो कॉल कर नहीं सकता, राइट? ये किसको कॉल करेगा? ये 2 पैरामीटर्स को कॉल करेगा. एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू राइट डाउन ob1 डॉट एड 5,6,7, देन बट ऑब्वियस कंपाइल टाइम से पहले मुझे पता चल रहा है कि ये void add 3 आर्ग्यूमेंट वाले को कॉल करेगा. इसी को कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपने तीनों बार फंक्शन का नाम क्या रखा है? ऐड. डिफरेंस क्या है? तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट. समझ में आया? तो जब हम इस तरह से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की, दैट इज अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, at that time we say we have created the concept or we are practicing the concept of function overloading. See, तीनों बार फंक्शन का नाम क्या है? add. और तीनों बार नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? अलग अलग. दैट इज पहली बार 0, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3. तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे कंपाइल टाइम पे ही इसे पता होगा मुझे कौन सी वाली फंक्शन को कॉल करना है. फॉर एग्जाम्पल I'll save this program. Function overloading dot cpp सेव हो गया. अब मैं इसे कंपाइल कराता हूं. सी, आपके पास आउटपुट है एडिशन ए बी. डायरेक्ट समझ में नहीं आया होगा, हम इसको लाइन बाय लाइन कंपाइल करके देखते हैं. सी, आई एम गोइंग लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग, दैट इज void main क्लियर स्क्रीन, राइट? क्लियर स्क्रीन के बाद देखो मैं कहां पे हूं? ob1, दैट इज मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ob1. ob1 डॉट एड कॉल हो रहा है, तो वो चेक नहीं करेगा फ्रेंड. आप देख सकते हो सीधे सीधे उसने void add को कॉल किया. अब ये ए की वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, बी की वैल्यू इनिशियलाइज करेगा और एडिशन को कॉल करा देगा. हियर यू कैन सी एडिशन ऑफ बोथ. इसी तरह से ob1 डॉट एड 5,6 जब आप लिखोगे तो दूसरी वाली वैल्यू को कॉल करेगा और ob1 डॉट एड 3 आर्ग्यूमेंट के साथ इसको कॉल करेगा. तो वी गेट द आंसर. समझ आया आपको? ये हमने सिंपली फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म किया. डिफिकल्टी कब हो सकती है? चलो, हमने पढ़ा था कि हम फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज पास कर सकते हैं. अगर मैं इसको लिख दूं इंटीजर z इज इक्वल टू 10, देन अब देखो यहां डिफिकल्टी अराइज होगी. क्यों डिफिकल्टी अराइज होगी? बिकॉज जब आप 2 पैरामीटर्स पास करोगे 5,6 तो भी ये फंक्शन कॉल हो सकता है. चेक करो, देखो आई ना एरर. मशीन इज गेटिंग कंफ्यूज कि आप कौन से वाले को कॉल करना चाहते हो. ये वाला भी कॉल हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इसी में जब 3 पैरामीटर्स हैं वो भी कॉल हो रहे हैं. एरर कब आ रहा है? तो एरर आ रही है कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे एरर नहीं आ रही है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उस टाइम मशीन कंफ्यूज हुआ. नो, आप क्लियरली देख सकते हो मैसेज में लिखा है कंपाइलिंग f over dot cpp, दैट इज आपकी फाइल कंपाइल हो रही है और उस टाइम पे ये एम्बिग्विटी अराइज हो रही है. दैट इज मशीन कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है. और जब मैं इसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं रखता हूं, दैट इज मैं सिंपल वेरिएबल रखता हूं, तो अब मशीन को नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग दिख रहे हैं. तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो देयर इज नो एरर. क्लियर हुआ? इसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग.
कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सी फ्रेंड्स, दैट इजी इज दिस कॉन्सेप्ट. होप सो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया. आपको समझ आया फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क कैसे करता है, किस तरह से हम कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉल पे एग्जीक्यूट होगा, स्पेशली जब तीनों फंक्शन के नेम सेम हो. फ्रेंड्स, फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में इनहेरिटेंस यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं ये हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद सीखेंगे, क्योंकि उसके बाद बारी आती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, और वो प्रॉब्लम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, राइट. तो आज के इस सेशन में आपको फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, कैसे की जाती है, किस तरह से कंपाइल टाइम पे ऑब्जेक्ट अपने फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि मुझे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. होप सो यू लर्न न्यू थिंग्स टुडे. होप सो आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया. होप सो आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया. होप सो आपको याद रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स. आपके मल्टीपल फॉर्म्स मीन्स आप घर पे हो तो डॉटर, ट्रैवल कर रहे हो तो पैसेंजर, व्हेन यू आर इन कॉलेज यू आर अ स्टूडेंट, when you are talking to your friends you are a friend, but all the time you have the same name, all the time you are the same person. This single person with this multiple behavior is an example of polymorphism, right. अब इस पर्सन को कौन सा काम असाइन करना है, ये काम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग पहले से जब कोई डिसाइड करता है तो हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अगर यही काम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सामने परफॉर्मेंस के वक्त सेलेक्ट कर लिया जाए तो इसे कहा जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. विल सून मीट विथ अनदर आइडिया दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. फ्रेंड्स, small steps every day lead to big results. Keep learning, keep growing. Thanks a lot, friend. Thank you so much.